काव्यों को समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद आपको। सर हम आपसे बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक प्रश्न है हमारा जो हमारे कुछ साथी भी जानना चाहते थे। कहा जाता है कि हिंदी में दो लेखक हैं जिन्होंने बहुत कम लिखा लेकिन उन्होंने ख्याति के शीर्ष को प्राप्त किया। एक तो हुए श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी और दूसरे शिवमूर्ति जी। क्या आप भी मानते हैं सर? कहाँ कहाँ चंद्रधर शर्मा गुलेरी और कहाँ मैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने ऐसा लिख ही दिया, उसने कहा था जैसी कहानी कि वो अभी, और विषय उसका ऐसा था कि हमेशा वो कभी पुराना नहीं होगा, न विषय और न कहानी। अब मेरी कहानी मैंने तो कम इसलिए नहीं लिखा कि कम लिख करके बहुत चर्चित होना है, समय ही ऐसा नहीं मिला मुझे लिखने का ज़्यादा, तो इसलिए कम हो गया। सर आपका बचपन किन परिस्थितियों में बीता, क्योंकि आप ग्रामीण परिवेश से रहे, तो घर का माहौल क्या रहा, आसपास की परिस्थितियां क्या रही? मैं बहुत छोटे किसान परिवार में पैदा हुआ, 4-5 बीघे की ज़मीन वाला गांव में, और बहुत छोटा परिवार भी था। एक बहन है मेरी और मैं भाई हूँ। रोजी रोटी के लिए जैसे गांव में और सारे लोग उद्यम करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, मेहनत करते हैं, ऐसा ही मेरा भी घर था। ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता जिसमें उल्लेखनीय हो। ये बात है कि पिताजी मेरे, जब मैं दर्जा 7 में पढ़ता था तब वो साधु हो गए। एक बाबा जी की कुटी पे आने जाने लगे, फिर वहीं उनका मन लग गया। उससे ये दिक्कत हुई कि खेती बाड़ी करने वाला कोई रहा नहीं घर पर। मेरी माँ थी, मेरी बहन थी और मैं था, तो उससे थोड़ा असुविधा हुई। और उसके पहले गांव में मुकदमेबाजी कुछ खेतों को लेकर के चली थी। तो जैसा कि पारंपरिक दुश्मनी गांव में रहती है कि कोई बिना कारण से भी आपसे नाराज रहता है, तो एक आध बार हमारे घर में चोरी करा दी गई। एक बार मेरा अपहरण हो गया था, संयोग से बच गया। तो यही सब चीजें। अपहरण वाला क्या किस्सा है सर, मतलब किस तरह से क्या हुआ? मेरी उम्र रही होगी 6-7 साल, वही स्कूल जाना शुरू किया था। तो एक दिन शाम को माँ ने कोई सामान लाने, गांव में जो दुकानदार होता है, बनिया की दुकान होती है पंसारी की, उसमें सब कुछ मिलता है जो गांव से संबंधित चीज़ें हैं, नमक, दाल, आटा, घी, तेल, सुपारी, कंपला, खैनी, बीड़ी, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो वहीं से मेरी माँ ने मुझे कुछ लाने के लिए भेजा। तो मैं चला गया और जब वापस आ रहा था तो रास्ते में थोड़ा जंगल टाइप का है, तो उसी के दौर से गुजर रहा था। तो दो लोगों ने मिल करके मेरा मुंह दबा करके और बांध करके लेके घर चले गए थे। और ये शायद उनकी मंशा रही हो कि रात में अंधेरा हो जाएगा तो इसको ले जाके कहीं मारेंगे। और उसका कारण यह था कि दुश्मनी थी, मुकदमेबाजी की दुश्मनी थी, तो कुछ ज़मीन की। तो यही यही उन्होंने सोचा रहा होगा कि यही अकेला वारिस है, अगर इसको ख़त्म कर देंगे तो फिर कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन ऐसा हुआ कि जिस कोठरी में मेरा मुंह बंद करके और हाथ पैर बांध कर उन लोगों ने डाला था, उन लोगों ने क्या, वही जो थे अपहरण कराने वाले, तो देर हो रही थी, मेरे ख्याल से 8-9 जब बज गया, तो उनकी घर की मालकिन उस कमरे में, कोठरी में राशन लेने आई, आटा या चावल या दाल कुछ लेने आई। उनको कुछ पता नहीं था, हमको बंद करके बाहर से जंजीर लगा दी गई थी कोठरी में। वो आई हाथ में दिया लेकर के, तो दरवाज़ा खोला और आगे बढ़ गई। तो मैं ये देख कर कि कोई आ रहा है, लाइट आ रही है दिया की, तो मैं दरवाजे के किनारे ही खड़ा हो गया। डर भी गया कि लगता है अब हमको पकड़ के फिर ले जाएंगे। लेकिन वो आई और आगे बढ़ गई जहाँ उनका रहा होगा, जहाँ से निकालना रहा होगा। तो मैं पीछे से निकल कर अपना पैर पहले ही खोल चुका था, हाथ और पैर, मुंह सब खुल गया था, बस जाने आने की स्थिति कोठरी में थी। ही बस। तो जैसे ही वो आगे बढ़ी, मैं पीछे से निकला और आंगन से होते हुए भाग गया। तो इस तरह बच गया। लेकिन ये यादगार, याद रह जाने वाली घटना है कि उसके बारे में मतलब बचपन जितनी में देर मैं पड़ा था वहाँ, मेरा ख्याल है 2-2.5 घंटा, उतनी देर का समय कैसे कटा होगा
अब भी कुछ-कुछ रोमांच हो आता है। उस दिन क्या रहा होगा उसकी कल्पना तो दोबारा नहीं की जा सकती। काफ़ी संघर्ष का रहा। हाँ, कि आज पता कुछ भी हो सकता था। तो सर इन सब संघर्षों के बावजूद फिर आपके मन में ये कैसे उपजा कि लेखक बनना है? लेखक बनने की बात तो जैसे स्कूल जाने लगे तो जो कोर्स के भाषा की किताब थी उसमें छोटी-छोटी कहानियाँ रहती थीं, तो उनको पढ़ते-पढ़ते उसमें रुचि जगी। एक मेरी बुआ थीं, वो कुछ सुनाती थीं किस्से, जैसे गाँव में लोग किस्से सुनाते हैं। एक मेरी बहन थी, ममेरी फुफेरी बहन थी, वो कुछ सुनाती थी। मेरी माँ के पास बहुत गीत थे, गाती रहती थी। इन सब कारणों से मुझे लगता है कि मेरी रुचि इसमें आई होगी। और फिर स्कूल में हमारे यहाँ बहुत अच्छी लाइब्रेरी थी मिडिल स्कूल में। 2 अलमारियाँ भरी हुई थी किताब से। उस समय अंत्याक्षरी हुआ करती थी, तो उसमें मधुशाला वगैरह ज़बानी याद कर लेना पड़ता था कि हर अक्षर से आपको कोई न कोई रुबाइयाँ कविता सुना दें तरह-तरह। सुनानी है। इन सब चीज़ों से, कहानियों से पत्रिकाएँ आती थी उस समय हमारे मिडिल स्कूल में। धर्मयुग आती थी और एक पत्रिका थी, बम्बई से छपती थी, उसका क्या नाम था? वो आती नवनीत, नवनीत आती थी। इस तरह उनमें कहानियाँ रहती थीं। तो मेरे ख़्याल से जैसे किसी बच्चे की रुचि गाने में हो जाती है, किसी के नाचने में हो जाती है, किसी और चीज़ में, ऐसे ही हर बच्चे की अलग-अलग रुचि प्रकृति देती होगी। प्रकृति ही सब देती है, आपका हाथ, पैर, मुँह देती है, दिमाग देती है, वैसे ही आपकी रुचियाँ भी प्रकृति देती है। जी। तो मेरी रुचि उधर हुई और पढ़ने को मिलने लगा तो धीरे-धीरे विकसित होती गई। अच्छा सर वो एक आपका अस्क जी के साथ संस्मरण है कि आप उनके पास पहुँच गए थे, लेखक बनना है, वो क्या है ज़रा? मैं दर्जा 8 में था तो मुझे अस्क जी का उपन्यास पढ़ने के लिए मिला गिरती दीवारें। हुँ, बहुत चर्चित उपन्यास था, उन दिनों को बहुत मोटा था। जी। तो उसमें एक पात्र का नाम है चेतन, मुझे अभी तक याद है। तो गिरती दीवारें पढ़ करके मैंने सोचा कि मैं भी लेखक बनूँगा और उसमें पता छपा हुआ था, अस्क जी ने उसको खुद ही छापा था और उनका पता छपा हुआ था। तो उनसे मिलने के लिए मैं गया, मेरा एक दोस्त था, जमुना यादव, हम लोग तो 4-6 महीने आगे-पीछे की उम्र के थे। तो जमुना को लिया और खुद और ट्रेन में बैठ के चले गए अस्क जी के यहाँ। अस्क जी के यहाँ मैं गया था यह निवेदन लेकर के कि मुझे भी कहानीकार बनना है, लेखक बनना है। मैं चाहता हूँ कि आपके पास रह कर के कैसे लिखा जाता है इसको सीखूँ, लेखक बनूँ। तो अस्क जी ने कहा कि देखो इलाहाबाद में इतने लेखक हैं कि जब मैं तुम्हें अपने पास रख लूँगा तो लोग कहेंगे कि अस्क इस लड़के का शोषण कर रहा है। इसलिए अभी तुम जाओ और जब बड़े हो जाना तब आना। और दोपहर में उन्होंने कहा मैं अब जा रहा हूँ, कुछ देर आराम करता हूँ और लेकिन मेरी गाड़ी तो शाम को 4:30 बजे थी तो हम लोग बोले कि हम लोग और कहाँ जाएँगे, यहीं थोड़ी देर रहते हैं। तो कहा ठीक है और फिर थोड़ी देर में उनके यहाँ से एक-एक पराठा आया खाने के लिए। तो पराठा तो एक-एक छोटा-छोटा पराठा था, खत्म हो गया तुरंत ही और हम लोग इंतज़ार करते रहे कि दूसरा भी सेंका जा रहा होगा अभी, फिर आएगा। लेकिन पराठा दूसरा नहीं नहीं आया आया। और ये हुआ कि पानी कहाँ पिएँ? तब कुछ हम लोगों को आइडिया नहीं था। एक गमले में फूल था और उसमें कुछ पानी भी था, तो हम लोगों ने सोचे कि इसी को पी लिया जाए क्या? लेकिन उसको देखा गया तो वो बहुत पुराना पानी था, मुझे लगता है उसमें बदबू आ रही थी। अगल-बगल कोई टोंटी नहीं थी, तो फिर हम लोग बस बैठे रह गए और जब ट्रेन का टाइम लगभग होने लगा, तो तब तक अस्क जी उठे नहीं थे, फिर हम लोग चले आए। फिर तो दोबारा आप मिले कभी उनसे? नहीं दोबारा नहीं मिले, नहीं। दोबारा तो जब बहुत अभी ज़माने बाद मिले। पहली रचना आपकी कौन-सी रही थी सर? और मतलब उसका क्या कहाँ छपी? किस तरह का उस वक़्त उत्साह रहा देखिए होगा पहली प्रकाशित हुई तो? रचना छपी 1968 में एक युवक पत्रिका निकलती थी आगरा से, हुँ। उसमें छपी थी। उसका नाम था मुझे जीना है। मुझे लगता है कि मैंने वो फ़िल्म-विल्म देखी रही होगी, उसका रोल करते थे ना डाकू-वाकू का सुनील दत्त। सुनील दत्त। उनकी भी इसी तरह की कोई शीर्षक की एक फ़िल्म है। हुँ। या इसका प्रभाव रहा हो या जो भी रहा हो, मैंने उसका नाम रखा था मुझे जीना है। हुँ। और वो छपी थी और दूसरी छपी थी उसी साल एक पत्रिका थी, बीकानेर से छपती थी वो पत्रिका, हरीश हुँ। भादानी उसके संपादक थे। पत्रिका का नाम था वातायन।
अच्छा, वातायन। हाँ, उसमें वो छपी थी दूसरी मेरी कहानी, उसका नाम था पान फूल। तो ये 2 कहानियाँ। तो उस वक़्त तो हार्दिक प्रसन्नता हुई होगी सर? बहुत प्रसन्नता हुई मैं जिस दिन 18-19 साल में कहानी। हाँ, 18 साल में कहानी छप गई तो लेकर के आ रहा था तो इतनी खुशी थी कि बीच में ही रुक करके फिर उसका पन्ना देख लेता था कि मेरा नाम भी छपा है और कहानी भी छपी है। और एक और बात बताएँ जो अभी तक किसी को नहीं जी, बताई। जी। उसको लेकर के मैं आ रहा था पोस्ट ऑफिस से, सड़क से मेरा घर 1 किलोमीटर है, बीच में नहर है, नहर पार करके तो मैं दोनों हाथ से हैंडल पकड़कर और ऐसे-ऐसे पैर दबा-दबा के चलाने लगा, खुशी में। खुशी में। पता नहीं उसमें कैसे एक पैर मेरा अगले चक्के के अंदर चला हाँ, हाँ। और तुरंत ऐसे ही साइकिल उलट गई, जैसे जैसे सर्कस में उलट जाए। और फिर मैं तुरंत उठकर खड़ा हुआ, देखा पूरा सन्नाटा था, कोई ना इधर कोई था ना उधर कोई किसी था। ने नहीं देखा। अब फिर से चल के वापस आ गए, पैर में थोड़ी-सी चोट लग गई। ये आज तक किसी को नहीं बताया, हमने कहा आपको कुछ नई बात बता वाह! दी जाए। कैसे साइकिल में पैर चला गया, ऐसे उठ-उठ के सीट से उठ करके चलाने लगा ऐसे-ऐसे, उसी में पता नहीं कैसे चला गया। अच्छा सर, आपकी एक गुरु हैं आपके गाँव में, जी। वो पेशे से तवायफ़ रही हैं। गुरु नहीं है, वो हमारे यहाँ हमसे बड़ी हैं 3-4 साल। हम उनके बेटियों को ट्यूशन पढ़ाते थे। वो हमारी बड़ी मददगार रही हैं, उनका शिव कुमारी नाम है। और जब हम संकट में थे, हमारे पिताजी नहीं थे, हमारा घर गिर गया था, दोबारा बन रहा था, तो उसमें उन्होंने अपना काम छोड़ करके हमारे यहाँ उस घर में मिट्टी ढोई थी गीली। वो काफ़ी हमारी मददगार रही हैं। अच्छा, सर, एक पुस्तक मेला का वाकया है ये। राजकमल प्रकाशन के बैनर तले बातचीत हो रही थी। किसी आलोचक ने आपकी एक कहानी पर टिप्पणी की और आपने उसे झोला छाप आलोचक कहा। ये क्या वाकया था? हाँ, ऐसा नहीं कहना चाहिए था, वो किसी उसमें कह दिया, लेकिन कहना नहीं चाहिए था। तो वो क्या था सर पूरा प्रकरण कि वो कुच्ची का कानून कहानी हाँ, पर? मेरी एक कहानी छपी थी कुच्ची का कानून। तो उसमें कुच्ची की ओर से कहलाया गया था कि वह कहती है कि मैं अपना बेटा पैदा करूँगी। भले हमारा हस्बैंड पति नहीं है तो क्या हुआ? तो एक हमारे मित्र ही हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने आपत्ति की कि वो बेटा ही क्यों पैदा करना चाहती है कुच्ची? बेटा-बेटी में क्या फ़र्क है? नहीं होना चाहिए, कुछ इस तरह की बात कही। तो उसी में मेरा कहने का आशय ये था कि गाँव में जो अभी स्थितियाँ हैं, उसमें बेटे और बेटी में बहुत फ़र्क है। अगर वह अपने पट्टीदार दुश्मन से जो विरोधी है, बदला लेने की सोच रही है, तो उस बदला लेने के लिए गाँव की कोई भी औरत ये नहीं चाहेगी या सोचेगी या कामना करेगी कि उसके कोख में बेटी पैदा हो और वो बदला ले। बेटी बदला लेने की स्थिति में आज भी नहीं है। उन लोगों से, उन अपोनेंट्स से, उन दुश्मनों से, उन विरोधियों से, क्योंकि उसमें लाठी चलाना होगा, गोली चलाना होगा, जेल जाना होगा या मार का कत्ल करना होगा। अभी बेटी के ज़िम्मे इस तरह के काम नहीं आए, उनसे ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती। ये मेरा आशय था और चूँकि उन्होंने इस बात को बिना समझे कह दिया था, तो मेरे मुँह से निकल गया होगा, ऐसा कहना नहीं चाहिए था। ये एक तो छोटा काम है, अच्छा काम नहीं। एक आरोप और लेखक शिवमूर्ति पर लगता है कि उनकी रचनाओं में स्त्री संबंधों पर ज़्यादा बात की जाती है। अगर मुखरता से कहें तो सेक्स हाँ, रिलेट। तो सेक्स भी तो जीवन का हिस्सा है। जैसे आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 चीज़ें मुख्य हैं, ज़िंदगी की कारक हैं। भोजन मिलना चाहिए ज़िंदा रहने के लिए, सोना ज़रूरी है ज़िंदा रहने के लिए, आप स्वस्थ रहें। आहार, निद्रा और भय का मतलब असुरक्षा ज़रूरी है, ताकि आप अपने को सुरक्षित रखने के लिए अपना रक्षा तंत्र विकसित करें। और मैथुन नेचर ने ही दे दिया है कि दुनिया सतत चलती रहे, तो नेचर ने यह ज़िम्मेदारी खुद न लेकर के कि वो एक-एक बच्चा गढ़ती रहे। नेचर का मतलब सारा समय ईश्वर या भगवान या नेचर जो भी कहिए कि वही आसमान से पैदा कर के गिराता रहे। इस काम से बचने के लिए उसने हर जीवधारी में एक माँ बना दिया है, तो वो उसका काम कर रही है। माँ है, सृष्टि का काम कर रही है। सृष्टि का काम तो ब्रह्मा का माना जाता है ना। ब्रह्मा अपने जिम्मे कोई काम नहीं लिए हैं, उन्होंने स्त्री बना दिया, मादा बना दिया, फीमेल बना दिया, माँ बना दिया और उस बच्चे पैदा करने के एक्ट को में इतना आनंद भर दिया
कि आदमी न चाहते हुए भी जानता है कि ये जो बेरोजगार है चाहता है कि हम बच्चा नहीं पाल सकते, वो भी अनचाहे ही उसके घर में बच्चा आ जाता है। तो ये जो मैथुन की क्रिया है ये स्वाभाविक क्रिया है, और तब तक जब तक व्यक्ति के शरीर में जान रहती है तब तक वो इस क्रिया से अपने को विरत नहीं कर पाता है। जो कहते हैं कि हम विरत कर गए, जो साधु हो जाते हैं, जो नन हो जाती हैं स्त्रियां, जो पादरी हो जाते हैं, बिशप हो जाते हैं, मौलवी हो जाते हैं, उन सब के किस्से देखिए कि ऐसे धर्म स्थलों पर इस तरह के किस्से रहते हैं, क्योंकि नेचर ने आपके अंदर जो जीवाणु भर दिए हैं, आप उससे पार नहीं पा सकते। आप नेचर से बड़े नहीं हो सकते, चाहे जितना प्रयास कर लीजिए। इसलिए चूंकि जीवन का अभिन्न हिस्सा सेक्स है, तो सेक्स भी मेरी कहानियों में स्वाभाविक रूप से आता है। कोई परवर्टेड सेक्स नहीं आता हमारी कहानियों में, जो नेचुरल है, जो प्राकृतिक है, वही आता है। आपकी एक बचपन की शरारत याद आ रही है, जो आप वो कुछ डिब्बी में भर के मेलों में बेचा करते थे। वो तो शुरुआती दौर में बेरोजगारी के टाइम पर, जब जेब में एक पैसा नहीं रहता था, कहीं से कोई आमदनी नहीं थी, फीस देनी होती थी, पढ़ना होता था, घर का खर्च चलाना होता था। पिताजी हमारे साधु हो गए थे जैसा कि मैंने आपको बताया, तो मैं मजमा लगाता था, कभी जड़ी बूटी बेच लेता था, कभी गर्भ निरोधक बटी बेच लेता था, या कभी पुंसत्व बढ़ाने की दवा बेच लेता था। ये कोई दवाएं होती नहीं थी, ये खड़िया मिट्टी रहती थी, उसमें ये रंग भर सीखा कहाँ लेता से था। आपने, कि मतलब ये आइडिया कहाँ से आया कि ये भी कर सकते हैं? ये आइडिया आया था, मैं जब 9th में पढ़ने जाता था शहर, तो एक स्टेशन मेरे गांव, मेरे घर के पास के रेलवे स्टेशन का नाम पीपरपुर है। तो वहां से मैं ट्रेन पकड़ता था और सुल्तानपुर उतरता था, तो बहुत जल्दी वो ट्रेन 8 बजे पहुंचा देती थी। तो वहां से 2 घंटे 10 बजने में रहता था, तो मेरे पास समय ही रहता था। तो रास्ते में जब ट्रेन से मुकदमेबाज लोग उतरते थे और सारे लोग उतरते थे, तो मजमा लगाने वाले रास्ते में मिलते थे। कोई कोई दवा बेचता था, कोई दवा बेचता था, कोई दांत का दर्द भगाने की दवा, कोई लौंग का तेल, कोई कोई चीज। तो उसी में ये देख लिया कि ये सब लोग बहुत जरूरी नहीं कि ये सही ही बेच रहे हों, सही भी बेचते रहे होंगे और नकली भी बेचते रहे होंगे, लेकिन सही तो बेचने की मेरी स्थिति न थी, और न मैं जानता था, न दांत का दर्द का इलाज मेरे पास था, न पेट के दर्द का इलाज था, न ताकत बढ़ाने का इलाज था। लेकिन ये मैंने सोचा कि इसी तरह से किया जा सकता है। तो वो आई ड्रॉप की छोटी सी शीशी होती है, उसी में खड़िया मिट्टी ले आए, उसमें पीला रंग मिला दिए, गोली बना दिए, भर दिए, और उसी पे चिप्पी लगा दिए, गर्भ निरोधक बटी, और वही बेच दिया करते थे। हमारी श्रीमती जी तब आ चुकी थी, तो ये गोली वोली बनाने का काम है, सब बनाने का ये कर देती थी। हम अपना मेले में ले जाके बेच दिया करते थे, झोले में साइकिल पर रख करके। तो उन दिनों मेरी बहुत मदद इससे हो जाती थी, किसी मेले में 5-6 रुपए मिल जाते थे। 5-6 रुपए उस समय बहुत होते थे। तो कभी भंडा नहीं फूटा इसका? नहीं, एक ही मेले में। अब जिनको इस साल के मेले में बेचा है, अगर उनको अगले साल के मेले में बेचने जाएंगे, तो जरूरी नहीं कि वही आदमी फिर मेरे पास तक पहुंचे जो पिछले साल मेले में मिला था। एक ही जगह आप दुकान खोल करके बैठ जाए एक जगह, तो वहां तो लोग आ सकते हैं। जब आप खुद चलता फिरता दुकान है, तो कहाँ से पकड़ में आएगा? तो ऐसा कोई ऐसी नौबत नहीं आई किसी ने पकड़ा हो, कहा निकाल मेरा पैसा, ऐसा अच्छा, ऐसा कुछ कुछ नहीं। नहीं। जी, आपका एक संस्मरण और है। जी झांसी में एक कहानी पर गोष्ठी थी, जी। आप और काशीनाथ सिंह जी, बाकी और कई सारे लेखक पहुंचे हुए थे। बगल में वहाँ ओरछा है, आप लोग ओरछा गए और वहाँ पे आपने देखा कि एक श्वान युगल आपस में प्रेम संबंध बना रहे हैं, और फिर कुछ ऐसी घटना हुई कि लेखक शिवमूर्ति की आंखें सजल हो गईं, और उस घटना के बाद लेखक काशीनाथ सिंह हमेशा के लिए आपके कायल हो गए। क्या था वो नहीं घटना? नहीं, वो ऐसा था कि हम वहाँ लेखक सम्मेलन से हम लोग घूमने गए थे। वहाँ कौन सी जगह बताया आपने? ओरछा। ओरछा गए थे घूमने। तो वहाँ और भी तमाम लोग थे, घूम रहे थे, और वहाँ कुछ बच्चे थे, शायद उनकी स्कूल से छुट्टी हुई थी, तो वो कुछ खा पी रहे थे। तो एक कुत्ता उन लोगों के पीछे पीछे चल रहा था कि कुछ बच्चों से मिल जाएगा, और एक बाउंड्री थी, वो हाथा टाइप का था, उसी में वो था। एक आदमी लड़का पता नहीं कहाँ से आया, उजड़ टाइप का, उसके हाथ में एक डंडा था, और वो जो बाउंड्री थी उसका एक गेट था, उसने वो गेट बंद कर दिया। हम लोग अंदर ही थे उसी बाउंड्री के अंदर, और कुत्ते को वो मारने लगा। एक डंडा मारा तो कुत्ता भागने की कोशिश किया, लेकिन जब गेट के पास आया तो गेट बंद मिला, तो फिर वापस लौटा, तो फिर उसको उसने कॉर्नर कर दिया, और तब तक एक और डंडा मारा। तो मैं वहां देखा, तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने बहुत जोर से उसको डांटा, और उसके पास तक चला गया, उसके हाथ से डंडा छीन के एक डंडा उसको मारा। वो मुझसे तगड़ा था, और
हमें इसी बात का बल था कि हमारे 2-3 साथी और अगल-बगल थे कि हम मारे जाने लगते तो हो सकता है लोग छुड़ा लेते। उसमें एक बनारसी काशीनाथ सिंह भी थे, दिनेश कुशवाहा थे और भी कई लोग थे। तो लेकिन मुझे इतना गुस्सा आया कि एक कुत्ते को जिसको भागने का रास्ता नहीं है, जो बेकसूर है, इसके हाथ में डंडा है और इतनी निर्दयता से वो पीट रहा है, तो मुझसे रहा नहीं गया। इसलिए मैंने उस गुस्से में आकर के उसके हाथ से छीना डंडा और उसको मार दिया। तो बाद में काशीनाथ जी ने एक पोस्ट कार्ड लिखा था कि शिवमूर्ति, तुम्हें मैं पूरी तरह भूल जाऊं तुम्हारे साथ को, लेकिन कुत्ते को बचाने के दौरान उस लड़के के प्रति तुम्हारे आंखों में जो गुस्सा था उसको मैं नहीं भूल सकता। तो वो घटना इस तरह थी। ये श्वान युगल या ऐसा कुछ नहीं, ये एक या जिसने अगर कहीं लिखा होगा तो उसने अतिरेक से लिख दिया होगा। हाँ, ये इतनी बात थी कि मुझसे देखा नहीं गया। कुत्ते मेरे बड़े प्रिय हैं। अभी शाम को भी मेरे यहाँ इस पार्क में 4-5 कुत्ते हैं। अभी शाम को मैं 6 रोटी और दूध के साथ उनको आवाज लगाऊंगा, आएंगे देंगे। गांव पे भी हमारे यहाँ एक पुराना कुत्ता मोती था, अभी वो मर गया। उसके बाद एक और कुत्ता था टेम्पो, उसका एक पैर कट गया था तो उसका नाम था टेम्पो, अभी वो भी मर गया। तो अभी 2 छोटे छोटे पिल्ले लाए गए हैं और गांव पे हैं। तो कुत्तों से मेरा रिश्ता जो भी कारण रहा हो सकता है पिछले जन्म में हम भी कुत्ते ही रहे हों या जो भी कारण हो। तो कुत्तों के सेवा में मैं बहुत मार भी खाया हूँ। बचपन में स्कूल नहीं जाता था, अगर मेरा कुत्ता बीमार हो जाता था तो मैं उसकी देखभाल में लग जाता था। तो पिताजी देखते थे तो पिटाई करते। एक बार मेरा कुत्ता मर गया, मुझे स्कूल जाना था, उसी समय मर गया। तो मैं अब कैसे स्कूल जाऊं? तो मैंने फावड़ा निकाला, गड्ढा खोदा, छोटा था मैं बिल्कुल, तब पिताजी थे घर पर, और मैं उसी के लिए गड्ढा खोद रहा था कि इसको मिट्टी दे दूं, फिर समय रहेगा तो जाऊंगा। अभी गड्ढा मेरा पूरा तैयार नहीं हुआ था, तब तक पिताजी आ गए। तो उन्होंने देखा कि स्कूल नहीं गया तो उन्होंने एक डंडा उठाया और कहा भागो, और पीटते पीटते मुझे आधे रास्ते खदेड़ाए। पिता की मार मैं बहुत खाया हूं पढ़ने के लिए। मैं नानी के यहाँ भाग जाता था, झोला रास्ते में बबूल के पेड़ पे टांग करके, जब दर्जा 1 में था, स्कूल जाने का मन नहीं करता था और मेरी नानी का घर 1 कोस था। तो मैं नानी के घर भाग, रास्ते में निकला, झोला वहां टांगा और नानी के यहाँ भाग गया। इनको जब पता चलता था, उस दिन तो पता ही नहीं चले, शाम तक मैं लौटता था, तो शाम को तो कहाँ जाते नानी के यहाँ, अगले दिन बड़े सवेरे खोजते हुए आते थे और मैं इंतजार करता रहता था, देखता रहता था रास्ते में कि आज तो जरूर आ रहे होंगे। जब वो उधर से आते थे तो घर के दूसरी तरफ से मैं निकल जाते थे, भागता था, लेकिन वो रास्ते में रेड़ करके 2-4 डंडे मार देते थे। जब मैं अपने टाट पर आके बैठ जाता था स्कूल में, तब छोड़ते थे और उस बीच में मेरी कच्ची गीली हो जाती थी। इतना पिटाई होती थी, ऐसी पिटाई तो बैल को भी लोग नहीं करते होंगे, बहुत पीटते थे। और उसी पिटाई का परिणाम है कि जब वो चले भी गए तो वो जो डर समाया हुआ था, फिर मैं स्कूल जाने से कभी नागा नहीं किया। जैसे आपने पिटाई का जैसे बताया, तो आजकल क्या होता है कि अगर टीचर ने बच्चे को मार दिया तो तुरंत माता पिता पहुंच जाएंगे कि आपने इसको कैसे हाथ लगाया, क्या है। तो एक दबाव रहता है अध्यापक पे कि बच्चे पे हाथ नहीं उठाना है। अच्छा, पहले के समय क्या था कि पिताजी कह देते थे कि हाथ पैर न टूटे, हड्डी न टूटे, मार चाहे जितना लेना। देखिए, पहले के बच्चे भी मजबूत होते थे, चीमड़ होते थे। आज के बच्चे बहुत कमजोर होते हैं। तो पहले तो जब पता चलता था, कोई एक आध गुरुजी रहते थे, बहुत मारते थे, तो हम लोग कहते थे कि आ रहा है, अभी मारेगा जरूर, तो पहले ही तैयार हो जाते थे मार खाने के लिए। आज के बच्चे ऐसा नहीं तैयार हो सकते कि अभी रोएंगे नहीं, लेकिन मार खाने के लिए अपने को कड़ा कर रहे हैं। ऐसा करना पड़ता था उस समय, और करके और खा के और फिर जैसे सिर उधर हुआ, अपना मस्ती में आके चले जा रहे हैं। आजकल के बच्चे ऐसा नहीं कर सकते, अगर मार खा जाएंगे तो कहो रात तक रोते रहे वो। तो मार खाने वाले भी तब दूसरे थे, मारने वाले भी दूसरे थे। अब न वैसे मार खाने वाले हैं, न वैसे मारने वाले हैं। तो ये परंपरा लुप्त होती जा रही इसलिए ये है। परंपरा लुप्त होती जा रही है। एक लेखक के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है और एक पाठक के लिए भी ये उतना ही रोमांचित करने वाला है, जी, आपकी अगली किताब कब आ रही है, क्या है? अगली किताब मेरी उपन्यास मैंने छपने के लिए दे दिया है, हो सकता है 1 आध महीने 2 महीने में छप करके आ जाए। उसका नाम है अगम बहै दरियाव, और वो गांव पर है। आधी पीछे की आधी शताब्दी के जो गांव हैं, सन 70, 72, 73 से ले करके और 2010-12 तक,
उनमें जो परिवर्तन आए हैं, जो अच्छाई आई, जो बुराई आई, जो कमी आई, जो विकास हुआ, जो नहीं हुआ, आदमी का स्वभाव बदला, फसलों का स्वभाव बदला, पढ़ाई का स्वभाव बदला, वो मतलब पूरा गांव मैंने पकड़ने की कोशिश किया है अपने सारे फार्मों में। तो उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। एक जब लिखने पढ़ने की बात हो रही है तो एक लिखने से जुड़ा प्रश्न है। हर लेखक की लिखने की एक कला होती है। डॉक्टर नगेंद्र के बारे में कहा जाता है कि वो खड़े होकर लिखा करते थे। रेणु जी के बारे में कहा जाता है कि वो लेट कर और पीठ के नीचे तकिया लगा लेते थे, लेट के लिखा करते थे। यहीं अपने लखनऊ के नागर जी के बारे में कहा जाता है कि वो बोलते थे और कोई दूसरा उनकी चीजें लिखता था। कहानी उपन्यास सारे उन्होंने इस तरह लिखे। तो शिवमूर्ति जी कैसे लिखते हैं? देखिए, हम तो प्रायः जब गांव में लिखते थे या और जगहों पे लिखते थे तो बेड पे, चारपाई पे बैठकर, रजाई जाड़े में ओढ़कर या इस तरह से लिखते थे। कुर्सी मेज पर भी लिखते हैं। अब ज़्यादा सावधानी इसलिए रखते हैं कि अब इतनी उम्र हो गई, अब बहुत देर तक बेड पे बैठ के झुक के लिखेंगे तो कमर दर्द करने लगेगी, तो अब अवॉइड करते हैं। लेकिन अब भी हमारा 3 हिस्सा लेखन चारपाई पे, बेड पर ही होता है और बाकी का 1/4 हिस्सा कुर्सी मेज अभी पे भी कागज पे बैठकर। लिखते हैं कि आप भी अब लैपटॉप कागज पर फोन? ही लिखते हैं और कलम से ही, स्याही से ही लिखते हैं। कंप्यूटर पे लिखने की आदत नहीं बनी। और अगर कंप्यूटर पे प्रयास करते हैं तो जो विचार सरणी है, विचार जो आने का, जो विचारों का रेला आता है, वो रुक जाता है। लिखने लगिए तो ABCD उसमें या काखा गाघा खोजने लगिए कंप्यूटर में, लैपटॉप में, तो वो छूट जाता है। तो इस वजह से हाथ से ही लिखते हैं। हाथ से लिखने के बाद फिर वो टाइप होता है। और आगे एक चीज और जो आपके शायद सारे पाठक जानना चाहते हैं कि आजकल का ये दौर है जब हम चाहते हैं कि कम समय में चीजें हम तक पहुंच जाएं। अब रील्स का दौर है। हम 15 सेकंड में बात चाहते हैं कि हमें समझ आ जाए, हम स्क्रॉल करें, कुछ दूसरी चीज हमें मिलने लगे। लेकिन आप लंबी कहानियां लिखते रहे हैं और अभी भी लिखते हैं लंबी कहानियां ही। आपने ये रिस्क लिया और फिर सबसे बड़ी बात कि आप पाठकों को इसके लिए मना पाए कि वो उसी रुचि के साथ पढ़ते हैं। मेरा सबसे पहला प्रश्न भी यही था कि इतनी ख्याति भी आपको मिल गई, तो लंबी कहानियां लिखने के पीछे का क्या मनोविज्ञान है या अनायास ही बस? नहीं, कोई मनोविज्ञान होता होगा, वो लेखक को भी नहीं पता रहता। कोई कहानी निकलती है तो कितनी लंबी होगी ये लेखक भी नहीं बता सकता। वो चलता जाता है, चलता जाता है। कभी जल्दी ही उसको संतुष्टि मिल जाती है, कभी जल्दी ही वो अपना मंजिल पा लेता है, उसको लगता है कि मेरी मंजिल आ गई। और कभी उसमें और घटनाएं और कथानक और चीजें जोड़ता जाता है, तब उसको संतुष्टि होती है। तो ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता मैं लंबी कहानियां क्यों लिखता हूँ, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। हो सकता है कि जो मनोवैज्ञानिक हैं वो कभी खोजें कि शिवमूर्ति लंबी कहानी क्यों लिखते थे और कोई और दूसरा आदमी छोटी कहानी क्यों लिखता है। मेरे पास इसका जवाब नहीं है। मतलब आपको कभी ये नहीं लगा कि अगर लंबी कहानी है तो कहीं पाठक पे, आजकल ये ज्यादा मार्केटिंग पर ज्यादा लोग सोचते हैं कि हम क्या लिखें, 100 पेज का उपन्यास लिख दें, पढ़ना आसान रहेगा तो मार्केट में बिकेगा ज्यादा, तो कभी लेखक शिवमूर्ति ने ये नहीं सोचा? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। जो जो आएगा, बड़ा आएगा तो बड़ा उपन्यास क्या, हमारे सारी कहानियां, छोटी कहानी भी है हमारी, 12-14 पेज से ले करके और 90 पेज तक की कहानियां हैं और उनको मैं कहानियां ही कहता हूँ। उपन्यास हमारे 100 पेज के ऊपर के हैं और अब 500 पेज का उपन्यास जो लिखा है हो गया है। जो आ तो रहा है नया? जो आ रहा है नया, हाँ। तो ऐसा कुछ सोच के नहीं कि कौन पढ़ेगा कौन नहीं पढ़ेगा। अगर आपको यकीन नहीं है कि पढ़ेगा तो आप लिखते ही क्यों हैं? मुझे यकीन रहता है कि कहाँ बच के जाएंगे, पढ़ना ही है उनको। जिस तरह का उनको चाहिए पढ़ने के लिए वो मटेरियल हम दे रहे हैं, तो क्यों नहीं पढ़ेंगे। मैं समझता हूं कि मेरी कहानी का 2 पेज पढ़ने के बाद शायद ही कोई हो जो छोड़ दे उसको। और ऐसा ही होना, विश्वास होना चाहिए, तभी चाहे छोटी लिखें चाहे बड़ी लिखें। हम अपने हर मेहमान से ये पूछते हैं कि आपके जीवन की कोई एक बात या कोई एक चीज, कोई एक ऐसी घटना जिसे, जो चीज करके आपको एक अपार खुशी मिली हो, और कोई एक ऐसी चीज जिसके बाद कुछ मलाल रहा हो कि यार ये मैं कर पाता या काश ये ना हुआ होता, कुछ इस देखिए, तरह का? मलाल तो मुझे इस बात का है कि रेणु मेरे प्रिय लेखक हैं और मैं उन्हें सशरीर देख नहीं पाया, आमने सामने। देख पाता तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता। और जैक लंदन भी मेरे प्रिय लेखक हैं। तो मैं अभी अमेरिका टूर पे गया था, सैन फ्रांसिस्को गया था, तो मेरे दिमाग में था कि मैं वहाँ जो जैक लंदन की बनी हुई है, स्मारक बना हुआ है, वहाँ जाऊं। बगल में ही छोटा आइलैंड है, वहाँ बना हुआ है। संयोग से मेरी जो
गाइड थी लड़की, वो वहीं रहती थी उसी आइलैंड पर। मैंने उससे चर्चा किया कि मैं जैक लंदन के उसको स्मारक को देखना चाहता हूं, तो कहा अरे चलिए, आप पहले आदमी हैं जिन्होंने जैक लंदन की समाधि में अपनी रुचि दिखाई है, इसलिए मुझे बहुत खुशी है, मैं वहीं रहती हूँ, मैं आपको टूर खत्म होने के बाद ले चलूंगी, दिखाऊंगी। और वो ले गई और दिखाया। तो उस बात की मुझे बहुत खुशी हुई कि कहाँ अमेरिका, कहाँ हिंदुस्तान, और फिर मेरा आना, फिर सैन फ्रांसिस्को आना, फिर जैक लंदन की याद आना, और फिर उस लड़की का मिल जाना और ले जाकर दिखा देना, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात। आप रेणु जी की जन्मस्थली भी गए किसी अपने मित्र को लेकर? हाँ, हम रेणु जी की जन्मस्थली उनके गांव गए थे, कई मित्रों को लेकर गए थे, 8-10 लोग मिलकर के गए थे। लतिका जी से मिलने गए थे, रेणु जी की पत्नी पद्मा जी से मुलाकात हुई, उनके बेटों से मुलाकात हुई। इसलिए कि उनका लेखन मुझे प्रिय है, तो मैंने सोचा कि बाकी जो रेणु से जुड़ी हुई चीजें हैं, उन सबको जितना संभव हो मैं देख सकूं, जान सकूं। मतलब आपके प्रिय लेखक रेणु और जैक लंदन माने जा सकते। हाँ, अगर दो ही नाम लेना हो तो ये दो। एक अंतिम प्रश्न है आपसे कि जो ये नए लेखक हैं या जो नए लड़के लिख रहे हैं अभी, उनके लिए कोई संदेश घर के बुजुर्ग का? ऐसा कुछ नहीं, बुजुर्ग पुरानी पीढ़ी के हो जाते हैं, नए लड़कों को उनको संदेश की जरूरत नहीं रहती है, और जो जमाना चला जाता है वो लौट कर नहीं आता है। नए लेखक नए वातावरण में नए ढंग से लिखेंगे, उनमें मेधा की कमी नहीं है। पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी की क्षमता, मानसिक क्षमता कई गुना ज्यादा है, तो इसलिए वो अपना रास्ता खुद निकालेंगे। पहले का जो भी हुआ है उससे आगे निकालेंगे। हर क्षेत्र में यही देखा जा रहा है, विज्ञान के क्षेत्र में देखिए, सामाजिकी में देखिए, खेती बाड़ी में देखिए, तो इसी तरह लेखन में भी आगे की पीढ़ी अपना रास्ता खुद खोजेगी, वो ज्यादा सक्षम है, उसको कुछ बताने या उपदेश देने की जरूरत नहीं। एक अंतिम चीज, काव्योम के बारे में आप कुछ 4-5 शब्दों में। ये बहुत अच्छा सिलसिला आप लोगों ने शुरू किया है। आज के जमाने में अब पत्रिकाओं का जमाना तो रहा नहीं, जो प्रिंटेड पत्रिकाएं हैं उनका जमाना तो रहा नहीं, उनके पढ़ने वाले घट गए, कागज महंगा हो गया, सर्कुलेशन कम हो गया। अब ये जो विज्ञान ने आप लोगों के हाथ में ये ताकत दिया है कि पल भर में पूरी दुनिया में फैल जाइए, अपनी बात कह दीजिए, ये मामूली ताकत नहीं है। अभी 25-30 साल पहले चिट्ठी लिखी जाती थी, हफ्ते भर में पहुंचती थी, फिर हफ्ते भर में उसका जवाब आता था, तब तक नहीं पता चलता था जो आदमी गांव से शहर के लिए गया वो पहुंचा कि नहीं पहुंचा। अभी कहीं दुनिया के किसी कोने में बैठा हुआ है, आप उसको उससे बात भी कर सकते हैं, सशरीर उसको देख सकते हैं। ये मामूली ताकत नहीं है। 25 साल पहले कोई, 30 साल पहले कोई कल्पना नहीं कर सकता था। ये अलादीन के चिराग से भी बढ़ करके है। अलादीन का चिराग कल्पना थी। जब वो आता था, जिन्न प्रकट होता था ताली पीटने पर, तो उसे कहा जाता था कि तुम ये ले आओ, फिर कहता अभी लाया मेरे आका, इतना कहता था, फिर लाने जाता था, फिर जितनी जल्दी हो सकते आता था। मुझे लगता है 5-10 मिनट तो उसको लग ही जाता रहा होगा। अब अभी आप बोलिए, कहिए और हाजिर है। आप कुछ मुंह से बोले नहीं कि ब्रॉडकास्ट हो गया। तो बहुत बड़ी ताकत आई है नई पीढ़ी के हाथ में, विज्ञान के रूप में पूरी दुनिया के हाथ में। तो इन सबका उपयोग करते हुए आप एक नई चीज लेकर के चल रहे हैं। मेरी कामना है कि आप सब लोग इसमें खूब सफल हों, अपने जो भी आपका एम है, जो भी उद्देश्य है, वो उसको लेकर के आप आगे बढ़ें, और जिन साहित्य जहां तक नहीं पहुंच पा रहा था, जिस रूप में नहीं पहुंच पा रहा था, उससे बहुत आगे आगे तक आप लोग अपने इस योजना से बढ़ाएं आगे और सफल हों। आपका जन्मदिन आ रहा है, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप यूं ही लिखते रहें, रचते रहें, हम लोगों को पढ़ने को मिलता रहे, और बातचीत का सिलसिला भी हम लोग करते रहे आगे। धन्यवाद, धन्यवाद आप बहुत बहुत सबका। धन्यवाद सर।